हाय गाइस, तो आज हम लोग पूरे कॉस्ट में से मैक्सिमम चैप्टर को रिवाइज करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहला चैप्टर है कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट को चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे चैनल हर्षिंग फैक्ट है, शुरू करने से पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमने ले लिया रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल आपको पता है, कोई भी सामान को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, तो उसका ओपनिंग स्टॉक लेंगे। फिर उसमें से मटेरियल परचेज को जोड़ देंगे। इस साल हमने जितना परचेज किया, क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर अगर आपने लाते समय कोई खर्चा किया कैरेज इनवार्ड, तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं। फिर आपने अगर कोई रिटर्न कर दिया है, सामान लाया, देखा अगर डिफेक्ट है उसमें, तो आपने रिटर्न कर दिया, तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको प्लस कर देंगे और हम लोग वो रिटर्न करेंगे तो उसको माइनस कर देंगे। और आपने अगर कोई स्क्रैप हो गया, आपके पास सामान ख़राब हो चुका है, बहुत दिन तक रखा तो स्क्रैप हो गया, तो उसको आप लोग बेच दीजिएगा। तो वो स्क्रैप जो रहेगा ना, उससे कुछ पैसा आएगा, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इससे हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। ओके, पैसा मिल रहा है तो एक तरह से कॉस्ट शीट में हम लोग सारे कॉस्ट को जोड़ते हैं। तो पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर रॉ मटेरियल परचेज को जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, कैरेज इनवार्ड को प्लस कर देंगे, फिर परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे और सेल करेंगे स्क्रैप को, उससे जो पैसा आएगा तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ध्यान रखिएगा, रॉ मटेरियल का सेल का बात हो रहा है। फिर ऐसा करने से हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम में अगर हम लोग डायरेक्ट लेबर, यानी कि जो इंसान काम करता है, पैसा लेता है, वो डायरेक्ट लेबर हो गया। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि नॉर्मल डायरेक्ट लाइटिंग का खर्चा वगैरह हो गया, रेंट हो गया, तो सब डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो ये सब पैसा जो है वो हम लोगों को यहाँ पर चार्ज करना है, मतलब कि जोड़ना है। ओके, फिर इन सब को जोड़ने के बाद हमारे पास आता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, पीसी मतलब प्राइम कॉस्ट, तो उसको यहाँ लिखेंगे। फिर प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है कि जो फैक्ट्री में खर्चा लगता है, जैसे कि फैक्ट्री में सुपरवाइजर है, उसको खर्चा देना होगा, वहाँ पर लाइटिंग का खर्चा हो गया, ठीक है, बिजली का खर्चा हो गया, अलग अलग तरह का फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको हम लोग डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं कि कितना चार्ज हुआ है एक प्रोडक्ट पे, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड को यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ने के बाद ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। फिर उसमें ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP को एडजस्ट करेंगे। ओपनिंग को जोड़ देंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट है वो अभी पूरा बना नहीं है, ठीक है, बनने के बाद जो है वो अभी तैयार होगा तब बनेगा फिनिश गुड्स। अभी जो हमारा ओपनिंग WIP है, यानी कि कल वाला आज हम लोग बना रहे हैं, तो उसको ओपनिंग बोलेंगे, और आज जो बच गया बनाना WIP, वो क्लोजिंग होगा, तो उसको माइनस कर देंगे। इसको एडजस्ट करने के बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट आता है। फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंस को जोड़ देते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना हम लोग फैक्ट्री वगैरह में कि भाई ये प्रोडक्ट कैसा बनेगा, इसमें अगर हम ये एडजस्टमेंट कर देंगे तो। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा को जोड़ेंगे, क्वालिटी कंट्रोल चेक को जोड़ेंगे। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है कि पहली बार जब प्रोडक्ट पैकेज किया जाता है तो उसको प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं, इसको हम लोग जोड़ते हैं। फिर एडमिन ओवरहेड को जोड़ देंगे। फिर इसमें से माइनस कर देंगे सेल बाई प्रोडक्ट और डिफेक्टिव। ठीक है, जो भी हमारा स्क्रैप हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया, डिफेक्टिव वाला हो गया, उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है ना कि आपका प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें से कुछ ख़राब हो गया, तो उसको माइनस कर देंगे। थोड़ा देर पहले मैंने रॉ मटेरियल का स्क्रैप का बात की, तो उसको यहीं पर माइनस कर देना है, रॉ मटेरियल का। लेकिन अगर वो फिनिश गुड्स है या वर्किंग प्रोग्रेस है, उसको अगर हम लोग बेच रहे हैं ख़राब होने के बाद, स्क्रैप वैल्यू कुछ मिल रहा है, तो उसको यहाँ पर माइनस करेंगे। फिर यहाँ पर ऐसा करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे। ओके, तो ऐसा करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाएगा। इसमें से हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को, जो कि जनरल है, ठीक है, जनरल है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ते हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। इसमें से हम लोग प्रॉफिट को जोड़ देंगे, तो हमारे पास सेल्स आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक का ऑफ रॉ मटेरियल को पता करने के लिए। तो जो हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को परचेज़ किया इस साल, उसको हम लोग यूनिट प्रोड्यूस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब यूनिट प्रोड्यूस क्या होता है, तो यूनिट प्रोड्यूस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना यूनिट सोल्ड है, ठीक है, यूनिट्स में उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को जोड़ देंगे और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इससे मेरा निकल जाता है क्या, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस, ठीक है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस। इसको इनटू कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का क्वांटिटी से। ठीक, फिर अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालना है, तो ये हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलता है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए ये देखिए, आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़िएगा, जनरल ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, इसमें आप लोग ये वाले खर्चे जोड़िएगा, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंस वगैरह, तो ले दे के आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। तो इस बेसिस पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, मतलब कि कभी कभी एग्जामिनर ये वाला जो है ना, वो मिसिंग फिगर कर देता है, तो ये COP के बेस पे निकलता है, COP बटा उसका यूनिट इंटू इसका यूनिट।
ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर आगे चलते हैं, आगे बोलता है कि हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, मतलब कि आपने इस साल इस समय कितना कंज्यूम किया, तो आपका ओपनिंग मतलब कि शुरू में कितना था, फिर आपने कितना परचेज़ किया और लास्ट में कितना बच गया, माइनस कर दीजिए उसको, तो आपका आ जाएगा क्लोज रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर रॉ मटेरियल परचेज़ कैसे निकलता है, तो इसको सफल कर दीजिए, मतलब कि रॉ मटेरियल परचेज को यहीं रहने दीजिए, इसको माइनस में डाल दीजिए और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर यूनिट सोल्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कितना किया और उसमें से क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस कर देते हैं। तो अगर आपको फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन निकालना है तो फिर वही चीज़ इसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब कॉस्ट शीट जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब कॉस्ट शीट में एक और चीज़ होता है नॉर्मल लॉस और एब नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस जो है वो हम लोग नॉर्मल यूनिट में चार्ज कर देते हैं, तो माइनस कर देते हैं, लेकिन एब नॉर्मल लॉस का यूनिट को हम लोग माइनस नहीं करते हैं नॉर्मल यूनिट्स में। ये आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। तो आप क्वेश्चन वाला वीडियो जो है वो यूट्यूब में आराम से देख सकते हैं या फिर अपने बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कॉस्ट शीट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर एम्प्लॉय कॉस्ट पे। ठीक है, लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, आप जो बोलना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये देखिए जब हमने कॉस्ट शीट पढ़ा तो कॉस्ट शीट में एक कॉन्सेप्ट आया था डायरेक्ट लेबर का। ठीक है, डायरेक्ट लेबर, अब इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लेबर को, तो डायरेक्ट लेबर को निकालने के लिए एक चैप्टर है एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, या फिर लेबर कॉस्ट। तो बोलता है इसमें कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि सेपरेशन मेथड के थ्रू हम लोग लेबर टर्नओवर कैसे निकालते हैं। तो लेबर टर्नओवर जो होता है ना, मतलब कि ये होता है लेबर टर्नओवर मतलब कितना जल्दी हमारा लेबर जो है वो निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ठीक है, एक कंपनी से। ठीक है, तो ये होता है लेबर टर्नओवर। तो उसको निकालने के 2-3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है सेपरेशन मेथड में बोलता है कि नंबर ऑफ सेपरेशन आपको लेना है, मतलब कितना बंदे लोग लेफ़्ट या डिस्चार्ज, मतलब देखिए सेपरेशन का मतलब होता है ना लेफ़्ट करना और डिस्चार्ज करना। ठीक है, मैंने लेफ़्ट मतलब वो खुद छोड़ दिया, डिस्चार्ज मतलब हमने उनको निकाल दिया किसी एम्प्लॉय को। तो कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय लोग को हम लोग लेफ़्ट या डिस्चार्ज किए उसको न्यूमरेटर में ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय से। अब एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलेगा, ओपनिंग एम्प्लॉय प्लस क्लोजिंग एम्प्लॉय। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपका नंबर एवरेज। इसको इंटू करिए 100 से, तो आपका आ जाएगा लेबर टर्नओवर रेशियो सेपरेशन मेथड से। फिर रिप्लेसमेंट मेथड से कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू 100। ठीक है, फिर एक होता है फ्लक्स मेथड। इसमें 2 तरीके हैं। पहला बोलता है नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, मतलब कि इसका न्यूमरेटर को जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू 100 कर दीजिए। या फिर सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस एक्सपेंशन मतलब कि और नए बंदे कितना है, मतलब अगर 20 बंदे छोड़ के जा रहे हैं तो आपने भर्ती भरी 30 बंदों की, तो 20 तो एग्जिस्टिंग जगह को फिल कर देंगे और 10 बंदे एक्स्ट्रा होंगे, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। तो ये तीनों को जोड़िए ऊपर में और डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय करिए इंटू 100 करिए। फिर लेबर टर्नओवर रेशियो जो है वो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, सेपरेशन का नंबर प्लस नंबर ऑफ ज्वाइनिंग या एसेसन। तो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग का मतलब होता है ना रिप्लेसमेंट और एसेसन को जोड़ दीजिए, तो इसी को दूसरा नाम होता है ज्वाइनिंग या एसेसन। तो ये मोस्टली एग्जाम में यूज़ होता है। तो इसका बाइफर्केशन हो जाता है रिप्लेसमेंट और एक्सपेंशन। ठीक, फिर न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, इसमें क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ एक्सपेंशन बटा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू 100 करना रहता है, मतलब कितने नए बंदे आए हैं, तो ये निकालने के लिए मतलब जो आता है जो जा रहा है उसको ऊपर में बटा एवरेज। ओके, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियो, जब यहाँ से आप लेबर टर्नओवर रेशियो निकाल लीजिएगा ना, तो उसको आपको न्यूमरेटर में लिखना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड। मतलब बोला जाएगा कि मार्च का महीना चल रहा है, आपको लेबर टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो आप इनमें से कोई भी फार्मूला का यूज़ करके लेबर टर्नओवर रेशियो निकाल लीजिए, उसको न्यूमरेटर में रखिए, डिवाइड करिए मार्च के महीने में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है, उसको नीचे लिखिए इंटू कितना 365 कर दीजिए, तो यहाँ आगे मतलब इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बोलता है इफ़ेक्टिव वर्किंग आवर कैसे निकलता है। तो टोटल आवर ले लीजिए जितना हमने कंपनी वालों को, कंपनी के लेबर को बोला है कि आपको 400 घंटे में कोई भी काम को कंप्लीट कर देना है, उसमें से नॉर्मल आइडल आवर को घटा देना। नॉर्मल आइडल आवर का मतलब चाय पानी के लिए, ठीक है, घटा देना वो समय जब वो चाय पानी या फिर वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं। फिर बोलता है कॉस्ट पर लेबर आवर, तो ये निकलता है टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर। टोटल लेबर कॉस्ट मतलब क्या हो गया, जो हमने अभी आवर निकाला उसको उस रेट से गुना कर दीजिए जो रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगा डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर। फिर वेज रेट कैलकुलेशन करते हैं। वेज रेट कैलकुलेशन में क्या करना है, सबसे पहले देखिए
बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, बोनस, कमीशन, ओवर टाइम और अदर अलाउंस हो गया। फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, ठीक है, और कोई अदर बेनिफिट अगर हम लोग दे रहे हैं तो इन सबको जोड़ने पे हमारा ग्रॉस वेजेज आता है, ठीक है, ग्रॉस वेजेज। इसको हम लोग जब डिवाइड कर देते हैं इफेक्टिव आवर से तो वेज रेट पर आवर आ जाता है। अब पता करते हैं कि ग्रॉस वेजेस से हम लोग नेट वेजेस में कैसे जाते हैं। तो पहले ग्रॉस वेजेस ऐसा करने से आ जाएगा, फिर उसमें से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पीएफ वाला घटा देंगे, ईएसआई वाला घटा देंगे, फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ का और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ईएसआई वाला घटा देंगे, फिर टीडीएस घटा देंगे अगर होगा क्वेश्चन में, फिर ये प्रोफेशनल टैक्स घटा देंगे, फिर अगर कोई अदर डिडक्शन है उसको भी घटा देंगे। तब जाके मेरा नेट वेजेस आएगा जो कंपनी देगी किसको, एम्प्लॉय के हाथ में, ठीक है। लेकिन कंपनी के लिए कॉस्ट तो इतना ही है, कंपनी के लिए कॉस्ट तो ये वाला हो गया है ना, ये है कंपनी के लिए कॉस्ट। फिर इसमें से ये सब जब घटा देते हैं तो कम जो एम्प्लॉय उसके हाथ में ये वाला पैसा बचता है, ठीक है। अब आते हैं इंसेंटिव प्लान्स, तो बोनस के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो बोनस आ रहा था ना, ये वाला बोनस, ये बोनस का कैलकुलेशन के 2 मेथड है, 2 बंदों ने इसके पे ज्ञान दिया है। एक हाल प्लान है, एक रोआन प्लान है। हाल से बोलता है ना कि हमारा जो टोटल वेजेस, जैसे ये हो गया टोटल वेजेस, आवर कितना वर्क किया एक्चुअल आवर, और आर का मतलब हो गया कि उसका रेट कितना, मतलब कि मान के 100 घंटे वर्कर ने काम किया उसको 10 रुपये का रेट से दे रहे हैं तो 1000 रुपये यहाँ पर हो गया बेसिक पे, जब इतना तो देना ही है। फिर हम लोग उसको बोनस देते हैं जल्दी काम करने के लिए। तो स्टैंडर्ड आवर, ये हो गया स्टैंडर्ड आवर, और ये हो गया एक्चुअल आवर। एच का मतलब हो गया एक्चुअल आवर, ठीक, और एस का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड आवर, ठीक। स्टैंडर्ड आवर में से एक्चुअल आवर घटा दीजिए, जो आपका टाइम सेव्ड आएगा, इसको बोलते हैं टाइम सेव, ठीक है। माइनस करने के बाद जो आता है ना उसको बोलते हैं टाइम सेव्ड। इसको इंटू करिए रेट से और उसका 50% कर दीजिए, तो ये हो गया आपका हाल से प्लान, ठीक है। फिर मैंने इसको याद करने का एक ट्रिक रखा है, ये तो सब जगह सेम रहेगा दोनों फॉर्मूले में, और ये टाइम सेव्ड हो गया ये भी सेम रहता है, आर तो रेट तो सेम ही रहता है, बस 50% का अंतर होता है इस वाले प्लान में और दूसरे वाले में ऐसा है, एक्चुअल आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, 50% मतलब हाल से मैंने आधा, जिससे हाफ और हाल से, हाफ का मतलब भी 50% होता है और नाम से ही HAL लग रहा है तो ये हाफ, मेरा मतलब लॉजिक है। तो 50% से आप ये याद कर सकते हैं। फिर रोआन में क्या होता है, सेम है आपका, ये बेसिक वेजेस हो गया, ये बोनस का, उसका ये जो बोनस वाला पार्ट है ये, तो ये आपका बदलता है, तो एक्चुअल आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर बाकी सेम रहेगा, ठीक है। फिर इफेक्टिव आवरली अर्निंग कैसे निकालते हैं, टोटल वेजेस जब आ जाएगा उसमें उसको डिवाइड कर देंगे एक्चुअल आवर से, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर हो गया आपका मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट, MATERIAL, मटेरियल कॉस्ट, ठीक। मटेरियल कॉस्ट में क्या है कि आपको सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट को पता करना पड़ेगा। मटेरियल कॉस्ट में ऑर्डरिंग कॉस्ट को पता करेंगे कैसे, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। मतलब मान के चलिए आपको कुछ सामान मंगाना है तो आप जैसे कि एक साल में कितना बार सामान मंगाएंगे, 10 बार मंगाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर 10 बार हो गया, और कॉस्ट पर ऑर्डर हो गया आपका जितना बार एक बार लाने का खर्चा कितना, से 200 रुपये अगर एक बार का कॉस्ट हो गया और 10 बार आप मंगा रहे तो 2000 रुपये आपका क्या बिल बन जाएगा। अब समझिए नंबर ऑफ़ ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैंने तो अंदाज़ा से बोल दिया। इसको निकालने का तरीका होता है, जो भी आपका साल भर में रिक्वायरमेंट है उसको डिवाइड कर दीजिए ऑर्डर साइज़ से। मतलब अगर आपको जो है वो साल भर में समझ लीजिए कि 10 केजी आटा लगता है साल भर में, और आपका ऑर्डर साइज़ है कि भाई हम जो है वो 200 केजी अप्रॉक्स में यूज़ कर लेते हैं, तो एनुअल रिक्वायरमेंट 10 केजी और डिवाइड कर दीजिए 200 से, सॉरी 2 केजी से, तो आपका 5 आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ़ ऑर्डर। 5 बार आपको ऑर्डर करना पड़ेगा साल भर में। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कैसे पता करते हैं, तो जो भी आपका नंबर ऑफ़ ऑर्डर रहेगा ना उसको डिनोमिनेटर में रखिए और ऊपर में 365 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपका नंबर ऑफ़ ऑर्डर जो है वो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आप हमको वीक्स में बताइए, तो 52 ऊपर में रखिएगा और नीचे नंबर ऑफ़ ऑर्डर, या मंथ में बोलेगा तो 12 बाई इतना कर दीजिएगा। फिर कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो ऑर्डर साइज़ डिवाइडेड बाई 2। ऑर्डर साइज़ मतलब कि कितना साइज़ का हमें एक बार में मंगाना चाहिए, ठीक है, एक बार में कितना मंगा लेना चाहिए उसको बोलते हैं ऑर्डर साइज़। फिर उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से तो एवरेज निकल जाएगा, उसको इंटू कर दीजिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, ठीक है। फिर ऑर्डर साइज़ या EOQ मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कि कितना ऑर्डर साइज़ होना चाहिए जिस पे हम लोग मंगाएंगे ना तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमें खर्चा कम पड़ेगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है 2 × A × O डिवाइडेड बाई C, ठीक है।
इसको अंडर रूट में कर लीजिए। ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ का मतलब ऑर्डर साइज और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट। तो ये फार्मूला होता है ईओक्यू क्या। फिर अब आते हैं रीऑर्डर लेवल पे। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, कब हम लोग को दोबारा ऑर्डर करना चाहिए। तो इसका 3 फार्मूले हैं। पहला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मतलब कि आप जो है वो कितना मैक्सिमम कंजम्पशन कर सकते हैं। और एक होता है मैक्सिमम लीड टाइम, वो कंजम्पशन आप कितना दिन तक करते रहिएगा, कब कब वो जो है वो मैक्सिमम आप उसको मंगाइएगा। तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम ये हो गया। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो आपको उसका अमाउंट यहाँ लिखना है, प्लस करना है एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। फिर अगर एक और फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल का, मिनिमम लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। मतलब जब ये दोनों फार्मूला यूज़ में नहीं आएगा तो इसका यूज़ कर लीजिएगा। मिनिमम लेवल में जोड़ दीजिए एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। अगर आपको मिनिमम लेवल निकालना है तो देखिए इसको यहीं रहने दीजिए, ये दोनों को उधर भेज दीजिए। तो रीऑर्डर लेवल, ठीक है, उसे माइनस कर दीजिए, कहाँ चला गया, सॉरी, ये रहा मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस कर दीजिए एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम। अगर आपको मैक्सिमम लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल निकालने का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस ROQ, उसकी में से माइनस कर देंगे हम लोग मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, या नहीं निकाल भी सकते हैं आप, ठीक है। फिर एवरेज लेवल कैसे निकलता है, तो ये होता है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एवरेज लेवल का एक और फार्मूला होता है, ये वाला भी हम यूज़ करते हैं हम लोग। मिनिमम लेवल में जोड़ दीजिए ROQ डिवाइडेड बाई 2। ROQ का मतलब होता है EOQ, ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं, ROQ और EOQ सेम होते हैं, ओके, लगभग। अब आगे चलते हैं डेंजर लेवल। डेंजर लेवल निकालने के लिए एवरेज कंजम्पशन ले लीजिए, इसको इंटू कर दीजिए किससे, इमरजेंसी लीड टाइम से, ठीक, इमरजेंसी लीड टाइम से इंटू कर दीजिए। फिर अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि है हमारा कौन सा, मार्जिनल कॉस्ट। इसमें देखिए एक होता है पीवी रेशियो, ठीक, पीवी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स करिए तो ये आ जाएगा ये। एक और फार्मूला होता है पीवी रेशियो का, आप 100 में से वीसी रेशियो माइनस कर दीजिए तो भी आपका निकल जाएगा। फिर कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, पीवी रेशियो इनटू सेल्स, मतलब कि क्या है, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल्स को उससे इनटू कर दीजिए तो ये निकल गया, मतलब वही ड्राइव किया है इसे। अगर आपको पीवी रेशियो निकालना है तो एक और तरीका है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। जो जैसे देखिए आपको इनकम स्टेटमेंट समझाता हूँ, सेल्स है, इसमें माइनस करिए वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक, माइनस करिए फिक्स कॉस्ट तो आपका आ जाएगा EBIT, ठीक ना, EBIT आ गया। अब बोल रहा है कि इसको और इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो मेरा ये आ जाएगा ना, उल्टा करेंगे तो वही बोल रहा है कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इनटू 100। फिर बोलता है कि ये क्या है, पीवी रेशियो, इसका एक और फॉर्मूला है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन बटा चेंज इन सेल्स। अगर 2 साल का डेटा देगा तो ये वाला यूज़ कर लेंगे, या फिर चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल्स, इसको इंटू कर लेंगे तो आ जाएगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर प्रॉफिट जीरो होता है, ओके। तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक। उसके बाद ये हो गया अगर आपको यूनिट्स में चाहिए, ये आपको यूनिट्स में चाहिए तब, अगर आपको उसको अमाउंट में चाहिए तो ये वाला फार्मूला यूज़ करिए, ठीक है। फिर कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कैश फिक्स कॉस्ट बटा क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक, कैश फिक्स कॉस्ट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आपको यूनिट्स में आंसर देगा और ये आपको पीवी रेशियो से डिवाइड करने पे आपको अमाउंट में। एक और फार्मूला होता है कैश ब्रेक